हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लुमिनस का इन्वर्टर, जिसका मॉडल नेम है ज़ीलियो प्लस 1100। अगर आप भी इस इन्वर्टर को लेने का प्लान कर रहे थे या फिर आपने सर्च करके ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट वेबसाइट में देखा हो और ये ऑप्शन में आया हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये वाला इन्वर्टर लेना चाहिए नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी समझ लेना है, अगर आप ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से इसे खरीदेंगे तो वहाँ पे अमेजॉन की वेबसाइट जो है करंटली अभी 250 रुपये इसके जो है इंस्टॉलेशन डेमो के मांगती है और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट 299 मांगती है। तो आपको लगता है कि क्या अगर मैं इसको मंगा लूँ तो क्या मैं इसको खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं खुद करूँगा तो कोई वारंटी वगैरह की तो नहीं ख़राब हो जाएगी, क्या मैं खुद कर भी पाऊंगा या नहीं, मेरे को शॉक लग जाएगा या ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन बताने के साथ साथ आपको खुद इंस्टॉल करने का तरीका भी बताऊंगा कि कितना ईजी होता है, जिसे करने में हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। मगर अगर आप उसके लिए एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आप इसको पूरा एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बॉक्स से मैंने इन्वर्टर को निकाल लिया है बाहर। इसके साथ कुछ इस तरीके की मैनुअल आई है और जल्दी से मैं आपको इस मैनुअल को एक बार फ्लैश करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप वीडियो को आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार फ्लैश करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग जो है स्पेसिफिकेशन से यहीं से पढ़ना स्टार्ट करें तो बिल्कुल क्लियरली हमें पता लग जाता है। तो कंपनी ने यहाँ पे बता रखा है कि ये जो मॉडल अगर आप 1100 ज़ीलियो प्लस वाला लेंगे तो उसकी जो एपरेंट पावर है वो है 900 VA का, और जो इसकी एक्टिव पावर है वो है 756 वॉट की। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इसकी जो है इसका पावर फैक्टर निकालूं, पावर फैक्टर हमेशा कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी इसकी रियल पावर होती है उसको अगर हम डिवाइड कर दें एपरेंट पावर से तो हमें उसका पावर फैक्टर मिल जाता है। मगर जिसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 756 को अगर 900 VA से तो मेरे को 0.84 इसका वैल्यू मिल जाती है। 0.84 का मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर ये बताता है कि ये इन्वर्टर कितना एफिशिएंट है, जो भी ये चार्ज अपने पास स्टोर करके बैटरी में रख रहा है, और अगर जब आप उसे वापस यूज़ करने के लिए जब लाइट चली जाएगी यूज़ करेंगे तो वो उसकी एफिशिएंसी को बताता है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है 84% है। अब आपको इस बात से क्या समझना चाहिए, अगर किसी और कंपनी का इन्वर्टर 900 VA होने के बाद भी उसका अगर एक्टिव पावर का नंबर, वॉटेज का पावर नंबर ज़्यादा हो तो इसका मतलब वो इस इन्वर्टर से ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर उसकी 900 VA होने के बाद भी अगर उसकी वॉटेज कम है तो वो इससे ज़्यादा घटिया है। बाकी अगर आप स्पेसिफिकली अगर कुछ इस मैनुअल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे फ्लैश करके सामने दिखा देता हूँ, और वैसे ही एक बार इसकी बैक साइड वाला भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली बाद में पढ़ना हो तो यहाँ पे भी पढ़ लेना आप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं बैक साइड के, हम लेफ्ट वाले सबसे ऑप्शन से। ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ये बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल इंडिकेटर है। ये इसलिए लगा होता है, जो भी हमारी हायर एंड की बैटरियाँ होती हैं उसमें एक वायर एडिशनल यहाँ पे प्लग करके लगा दी जाती है उसके साथ। इसकी वो वायर इस बॉक्स के साथ नहीं मिलती है, मगर उसके साथ होता है ऐसा है, जैसे अगर आपने कोरिलेशन में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे अगर आपने हमारी गाड़ियों वगैरह में देखा हो 4 व्हीलर 2 व्हीलर में, तो हमारी पेट्रोल टैंक में कितना पेट्रोल है या डीजल है उसका एक इंडिकेटर हमारे गॉच मुंह के सामने लगा होता है, स्टीयरिंग के सामने। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमें कब रिफिल करना है। वैसे ही इसमें भी इस तरीके का इंडिकेटर होता है, क्योंकि जो भी हमारी टेबुलर बैटरीज होती हैं उसमें हम डिस्टिल वाटर भरते हैं। तो रिफिल के लिए हमें करना क्या पड़ता है, या तो हम टाइमली 1.5 महीने 2 महीने या किसी एक इंटरवल में हम फ्रीक्वेंटली हमें खुद ही जो है ट्रॉली से हटा के पूरा का पूरा समझना पड़ता है, और वो इरिटेटिंग लगता है। तो उस केस में ये ऑप्शन हेल्प कर जाता है, क्योंकि इसका जो ड्रिप करके हमने बैटरी में डाला होता है तो उसका जो भी इंडिकेशन होता है कि कितना पानी का लेवल है, आपको कब रिफिल करना है, उसका डिस्प्ले आपको फ्रंट पे दिखा देता है। तो आगे के इंडिकेशन से आपको पता लग जाता है कि आपका टाइम हुआ है या नहीं डिस्टिल वाटर को रिफिल करने का। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। इस एग्जॉस्ट फैन का काम ये है, अंदर जो भी हमारा ट्रांसफार्मर लगा है वो काफ़ी हीट होता है, साथ ही सर्किट बोर्ड भी हीट होता है, तो उस केस में उसे ठंडा रखने के लिए। अब बहुत लोगों का ऑनलाइन क्वेश्चन है जो इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, क्योंकि इसका वेट काफ़ी हैवी है, लगभग 6 किलो का ये डिवाइस है। तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है क्या वो एल्युमिनियम का है या कॉपर का है? मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरे को बिल्कुल नहीं पता है। अभी ये डिवाइस जो है 2 साल की वारंटी में है।
इसका जो है साइड में यहाँ पे स्टिकर ऑलरेडी लग रखा है, जिसे मैं वॉयलेट करके यहाँ पे इसको खोल के नहीं देख सकता हूँ कि वो किस टाइप का है, तो वो टेम्पर्ड हो जाएगा। मगर ऑनेस्टली मैं आपको जवाब दूंगा, मेरे को बिल्कुल नहीं पता है, मैं गैस नहीं कर पाऊंगा, आपको इसका करेक्ट जवाब नहीं दे सकता हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आप देखेंगे, यहाँ पे 2 वायर लगी हुई हैं। ये 2 वायर जो हैं ये हमारी बैटरी में जाती हैं। लाल वाली पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके लगती है और ब्लैक वाली जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे है। यहाँ पे भी क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इसके साथ ये जो इन्वर्टर है ये कौन सी बैटरी के साथ लगेगा। तो मैं आपको इन्वर्टर की बैटरीज के बारे में भी बिल्कुल शॉर्टली सबके सब समझा देता हूँ। तो यहाँ पे TF&S का ऑप्शन है। T का मतलब होता है टेबुलर, जो F है उसका मतलब होता है हमारी फ्लैट प्लेट की जो बैटरी है, और S का मतलब होता है जो भी सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरीज होती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब साथ ही साथ आपको ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ, इन तीनों बैटरी में से बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हमारी बैटरी कितने AH की होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है मैं आपको इसी की मैनुअल में दिखा देता हूँ। लोगों ने जो है काफ़ी सारे गलत जो है कमेंट करके जो है जगह जगह मैंने देखे, मगर अगर आप इसी के पिक्चर के यहाँ पे मैनुअल में देखें तो यहाँ अगर आप बहुत छोटे में ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है, अगर आपकी बैटरी Zelo Plus 1100 मॉडल की है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका बैटरी जो है एक सिंगल बैटरी का लगेगा, जो कि 12 वोल्ट 80 AH से लेके 150 AH की बैटरी होनी चाहिए। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर वाले इस नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पे इको मोड एंड UPS मोड बता रखा है, तो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर इकोनॉमी मोड में अगर आप चला रहे हैं तो 100 से लेके 300 तक वोल्ट तक ये आउटपुट सप्लाई देगा। तो आउटपुट अगर आप देख सकें यहाँ से मिलती है, जो हमारे घर के लोड में कनेक्ट होती है। तो उस केस में होता क्या है, उसमें ±10 वोल्ट का ऊपर नीचे जो है मार्जिन चलता है। तो काफ़ी सारे डिवाइस जो हमारे घर के अप्लायंस है उसको सपोर्ट कर देता है, मगर कोई भी हैवी अप्लायंस नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन है क्या इस इन्वर्टर से मैं अपना फ्रिज चला सकता हूँ, तो मेरा आंसर है नो, नहीं चला सकते। जितने भी छोटे डिवाइसेस हैं वही आप चला पाएंगे। वैसे ही UPS मोड का मतलब होता है जो कि रेगुलेटेड मोड है, जिसमें ऐसे अप्लायंसेस जिसमें हमें बहुत ही एक्यूरेट पावर सप्लाई चाहिए ताकि हमारे महंगे वो सोफेस्टिकेटेड डिवाइसेस अप्लायंसेस खराब ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, एक हमारा कंप्यूटर का सिस्टम जो कि डेस्कटॉप सिस्टम है, मैं लैपटॉप सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे PC के डेस्कटॉप सिस्टम है जो हमारे पुराने आते थे। अब मोस्टली ऐसे लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी अवॉइड करते हैं, मगर ये PC सिस्टम के लिए बना है। तो अगर आपका डेस्कटॉप वाला PC सिस्टम है, उस केस में होता क्या है कि वो थोड़ा डेलिकेट होता है, उसको करेक्ट अमाउंट में वोल्टेज सप्लाई वगैरह चाहिए होती है। तो इस मोड पे थोड़ा प्रिसाइजली पावर को जनरेट स्टार्ट करना कर देता है। तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 180 से 265 वोल्ट के आसपास आ जाता है, ±5% का टॉलरेंस बता रखा है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप अपने घर में, आपके घर में कोई भी जो है डेस्कटॉप PC यूज़ कर रहा है और लाइट चली गई है, तो आपको इमीडिएटली इसको UPS मोड पे डाल देना है। अगर आप अपने घर में इस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं डेस्कटॉप वगैरह के लिए, तो आप इसे हमेशा इकोनॉमी मोड में रखें, और आपके जो भी पंखे वगैरह है, TV वगैरह है, कुछ भी है, वो आप इस मोड पे इजीली चला सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ पे सॉकेट लग रखा है इसमें हम आउटपुट लेते हैं, तो जो कि घर के लोड में कनेक्ट होता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे श्नाइडर कंपनी का जो है MCB लगी हुई है। अब इस MCB का काम क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप पढ़ पाएँ, यहाँ पे 10 एम्पेयर की MCB लगी हुई है। अगर पीछे से मान लीजिए कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ, तो जैसे हमारे घर में MCB लगी होती है वैसे ही इनपुट कनेक्शन में ये MCB लगी है, ये ट्रिप कर जाएगी। सेकेंड चीज़ यहाँ पे जो बता रखी है नॉर्मल मोड और बाईपास मोड, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसे नॉर्मल मोड में रखेंगे तो जब भी आपकी बिजली चार्ज होने के लिए इसमें आ रही है और पावर कट की लाइट हो जाए तो आउटपुट में आपको सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसे बोलते हैं नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड मतलब इन्वर्टर का चलने का नॉर्मल ऑपरेटिंग तरीका, जैसे ये चलता है। तो बाईपास मोड का मतलब ये हो जाता है, जो भी मेरी मेन इनपुट सप्लाई आ रही है वो बाईपास होके ये स्विच इसी में डायरेक्ट ऑफर कर देगा। मतलब आप सर्किट में जो बैटरी चार्ज होके आ रही है वो इस पे नहीं आएगी, डायरेक्ट इनपुट सप्लाई ही आउटपुट पे आना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बाईपास हो जाएगी। तो होप आपको इसके बैक साइड के सारे फीचर, बटन के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, कौन सा बटन क्या करता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर जरूर करूंगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। बहुत से लोगों के ये डाउट है कि ये जो इन्वर्टर पर्टिकुलरली है ये कितने वोल्टेज का है, और साथ ही साथ जो है
वो कितने अप्लाइंसेस को चला पाएगा, उन्हें ये बात कभी भी समझ नहीं आती है। तो तरह तरह के दुकानदार जो होते हैं या फिर ऑनलाइन जो है इनकी वेबसाइट्स पे तरह तरह के तरीके से समझा रखा होता है कि आप इतने बल्ब, इतने पंखे, इतनी चीज़ें चला सकते हैं, मगर वो आपकी कभी भी जो है जो आपको करना है उस चीज़ में एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो भी इनके सेलर्स हैं उन्होंने कुछ इस तरीके के कैलकुलेटर भी बताए हैं, मगर मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप उसे मैनुअली खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी इस चीज़ में बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो जैसा कि आपने इस केस में देखा, इस मॉडल में ये 900 VA का है, जिसका मतलब हो जाता है ये 756 वॉट का है। तो कंपनी 756 वॉट बोल रही है इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, मगर मान लीजिए आपको एफिशिएंसी के हिसाब से इतना भी नहीं मिला, सिर्फ इसका 700 वॉट भी मिला, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहती है। मान लीजिए आपके घर में जो LED बल्ब लगे हैं वो 10 वॉट के लगे हैं, और ऐसे आप मान लीजिए 10 बल्बों को एक साथ जलाना चाहते हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके मेरा नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 वॉट। वैसे ही आप नेक्स्ट चीज़, अब मान लीजिए आप अपने घर में पंखे चलाना चाहते हैं। एक पंखे की जो रेटिंग है जनरली मान लीजिए 70 वॉट की है, तो वेरी करती रहती है, थोड़ी अप डाउन रहेगी, मगर वो आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा आपके घर में क्या इंस्टॉल है। तो मान लीजिए 70 वॉट का एक पंखा लगा है, आप ऐसे 3 पंखों को एक साथ चलाना चाहते हैं, तो 310 वॉट निकल आएगा। वैसे ही मान लीजिए आपके घर में ट्यूबलाइट लगी है, जो पुरानी CFL की ट्यूबलाइट रहती थी वो लगभग 40 वॉट की ट्यूबलाइट रहती है, और मान लीजिए ऐसे आपके पास जो है 4 ट्यूबलाइट लगी हैं, तो वो 160 वॉट हो जाएगा। वैसे ही आप मान लीजिए आपके घर में एक LED जो है LCD TV लगा हुआ है, तो एक LED TV जो है लगभग 100 से 130 वॉट का होता है। तो ये भी हमें पता लग गया कि 130 वॉट का वो एक आइटम है। तो ऐसे करके आपको कुछ नहीं करना है, आप जितने भी आइटम चलाने के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उन सब की आप लिस्ट बना लीजिए, उन्हें सम कर लीजिए। अगर उनका सम इस 700 या 756 के आसपास अंदर है तो वो इन्वर्टर झेल जाएगा। अगर आप उससे बाहर है तो ये नहीं कर पाएगा, आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यही कैलकुलेशन जो है तरह तरह के तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको पेन पेपर पे डायरेक्टली समझा दिया आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मगर इस कैलकुलेशन में साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए, ये जो लिस्ट में जो भी आप आइटम लिखेंगे वो कोई भी आइटम जो है मैकेनिकल या फिर हैवी वाली नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी नॉन मैकेनिकल आइटम्स है। मैकेनिकल आइटम से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आप जैसे मिक्सर जूसर लें, वो हो सकता है इसी वॉटेज के रेटिंग के अंदर मिल जाए, मगर वो नहीं चलेगा, क्योंकि इनिशियली होता क्या है, जितने भी हैवी अप्लाइंसेस होते हैं वो करंट जो ड्रॉ करते हैं इस इन्वर्टर से खींचना चाहेंगे, उतना करंट उन्हें नहीं मिलेगा। तो उस केस में ओवरलोड का बीप जो है इस इन्वर्टर में बच जाएगा। तो कभी भी जो भी हैवी अप्लाइंसेस होते हैं, मान लीजिए हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा मिक्सर हो गया, हमारा गीज़र हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, या फिर वाटर पंप मोटर जो हमारे घरों में लगी होती है, अगर आप सोच रहे हैं वो इससे चला लेंगे, तो ऐसा कोई भी डिवाइस इससे नहीं चलेगा, वो इमीडिएटली ओवरलोड का बीप कर जाता है। जो भी नॉन मैकेनिकल लो अप्लाइंस वाले इस टाइप के डिवाइसेस होते हैं वही इन्वर्टर से जनरली चलते हैं। तो ये वाला आप मेरा पुराना इन्वर्टर देख सकते हैं, ये आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा जिसमें मैंने इस ट्रॉली को चेंज करके अपग्रेड करके दिखाया था। उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना कैसे चेंज करते हैं। मगर अभी प्रॉब्लम ये हुई है, ये मेरा पुराना जो इन्वर्टर है लगभग 10 साल पुराना है, ये मैंने 2011 में खरीदा था और ये 4 बार ऑलरेडी रिपेयर भी हो चुका है। तो इसमें हर बार कुछ ना कुछ, हर 2 साल में 3 साल में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हमें पता भी नहीं लगता है और बाद में हम नोटिस करते हैं, जिससे मेरे को काफ़ी रिस्क लगता है हर बार। तो अब जो है मैं आपको इसको सबसे पहले जो है अनप्लग करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप इस काम में एक्सपर्ट नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आप ये खुद करें। आप किसी इलेक्ट्रीशियन या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन पे अगर ऑप्शन मिलता है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले जो है इंस्टॉलेशन और डेमो का ऑप्शन देते हैं, आप उन्हें पे करके भी करवा सकते हैं। आप एक्सपर्ट नहीं है, मगर अगर आप एक्सपर्ट हैं और सिर्फ जानना चाहते हैं कि किस तरीके से होता है तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, वो वाला जो प्लग है वो मेरे इस वाले इन्वर्टर को पावर सप्लाई देने के लिए आता है, और जो बाकी जब लाइट चली जाती है, कट हो जाती है, तो उस टाइम पे इन्वर्टर का प्लग जो है वो पीछे लगा होता है, जिससे वो अलग से वायर वापस जा रही होती है। तो सबसे पहले मेरे को इन वायर्स को सेफली जो है ऑफ करके अनप्लग करना है, फिर मैं बैटरी से डिस्कनेक्ट करूंगा। आप कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सब कुछ लगा है और आप डायरेक्ट जो है खोलना, बैटरी को हटाना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसे ऑफ कर दूंगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद इसके पीछे जो है, जो मेरी आउटपुट लाइट जाने के बाद जो प्लग लगा होता है, इसको सेफली करेंगे। आपको किसी भी चीज़ को जो है कंडक्टिंग चीज़ों को छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है, मेक श्योर कर ले। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इसे मैंने ऑफ कर लिया है, इसे भी मैंने अनप्लग कर लिया है। अब इसे यहाँ से निकाल दूंगा, तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा इन्वर्टर जो है वो अनप्लग हो जाता है। तो है ये पूरी तरह अनप्लग हो गया, ये अभी भी चालू है और इसका ऑन ऑफ का बटन भी काम नहीं कर रहा है।
तो मैं इसको जो है सबसे पहले हटा दूंगा। तो इस समय सिर्फ जो है बैटरी की आप देख सकते हैं रेड एंड ब्लैक केबल ही लगी है। सिमिलर मैंने आपको नए वाले प्रोडक्ट में भी दिखाई थी। और उसके बाद जो है इसे कवर को हटा लेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बैटरी अंदर लगी है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो टर्मिनल है दोनों के दोनों, इनको हटा लेना है। तो आप ध्यान से समझ लेना, कुछ भी कनेक्टेड उस समय नहीं होना चाहिए, सिर्फ बैटरी के ही कनेक्शन इससे लगे हैं। तो अब जो है मैं इसको 14 नंबर की यहाँ पे चाबी से खोलना स्टार्ट करूंगा। और उस समय आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि इसके जब थोड़ा सा खोलते समय करें तो थोड़ी चिंगारी भी लगे, क्योंकि 12 वोल्ट डीसी का जो होता है उसकी वजह से यहाँ पे चिंगारी बनती है। तो इसीलिए जैसे मैं प्लग को ज़्यादा हिला नहीं रहा हूँ, अगर मैं हिलाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा चिंगारी भी निकलेगी। तो अगर जैसे ये एक टर्मिनल निकल जाएगा फिर दूसरे से चिंगारी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसे आप देखें, ये देखिए ये चिंगारी है, ये डीसी की चिंगारी है, इससे ज़्यादा खतरा नहीं है, मगर फिर भी आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अब सेकंड वाले में ऐसी चिंगारी नहीं बनेगी, क्योंकि टर्मिनल जो है वो एक साइड से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो दूसरी साइड वाले को खोलना कोई ज़्यादा अब बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है मैंने दोनों टर्मिनल इसके हटा दिए हैं। अब करना हमें ये है कि नए वाले के जो भी इन्वर्टर के जैसे पॉजिटिव हैं, आप देख सकते हैं बैटरी पे यहाँ पे जो है, अगर आप निकालते समय आपको ध्यान रखना है, मगर लिखा भी होता है यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है। तो प्लस लाल वाली होती है, ब्लैक वाली माइनस की होती है। तो उन दोनों टर्मिनल जो है वापस यहाँ पे मैं लगा दूंगा और बिल्कुल रिवर्स करूंगा। पहले बैटरी लगेगी, फिर उसके बाद जो है मैं रिवर्स कनेक्शन जो है प्लग के ऑन वगैरह करने वाले सारे वैसे ही लगाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को इन टर्मिनल्स की जो ग्रीस लगी होती है, जिसकी वजह से जो कंडक्टिंग जो है प्रॉब्लम हो सकती है, उसे मेरे को पहले हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ताकि कनेक्शन जो है सर्किट के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना करे ग्रीस। मगर बाद में जब मैं पूरा लगा लूंगा तो मेरे को ग्रीसिंग वापस करनी पड़ेगी। ग्रीसिंग इन टर्मिनल में इसलिए की जाती है ताकि इनमें एसिड होता है, एसिड जो है इन टर्मिनल्स को बहुत जल्दी खराब कर देता है। तो अगर मान लीजिए आज आपको ये बिल्कुल नई भी बैटरी हो और उसमें मैं कनेक्शन लगा भी दूं और उसके ऊपर कुछ भी ग्रीसिंग वगैरह ना करूं, तो ये बहुत जल्दी एसिड से खा जाएगा, ये टर्मिनल ही गल जाएगा। अगर आपके पास जो है ग्रीस नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, घर में जो वैसलीन जो होती है, आप जनरली पेट्रोलियम जेली जो आप देख रहे हैं, इस तरीके की जेली जो होती है, ये भी इसके ऊपर मल सकते हैं जब पूरे नट्स वगैरह लगे हों। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वापस जब लाइट जाती है इन्वर्टर प्लग वाली, उसे वापस लगाऊंगा। पहले मेंस में नहीं लगाऊंगा, तो वापस मैं इसका जो है आउटपुट वाला पहले लगाऊंगा, जो इन्वर्टर आउटपुट देता है वो लग गया है। और उसके बाद जो है अपना वापस जो है मेंस लगा दूंगा। मतलब ये जो मेंस है ये इन्वर्टर पे जाता है और इस वायर से लाइट जाने पे वापस बिजली आती है। तो अब इसे ऑन कर देंगे। तो मेरा इन्वर्टर जो है इंस्टॉलेशन जो है पूरा हो चुका है। बैक साइड की सेटिंग भी आपको बता देता हूँ। जैसा मैंने बताया, मैंने जो है इसकी MCB को ऑन कर दिया है, जो पीछे श्नाइडर की आपको दिखाई थी, और जो मोड था उसे नॉर्मल मोड में रख दिया है। मतलब चार्जिंग में, बाईपास में नहीं रखना है, नॉर्मल में रखेंगे। और बैटरी जैसे कि आपने मेरा देखा टेबुलर टाइप थी, जो कि ST टाइप वाली थी, शॉर्ट टेबुलर वाली, तो लंबी वाली जो होती है वैसी थी। तो इसीलिए जो 3 मोड मैंने आपको इसके पीछे बताए थे, T वाला, S वाला और F वाला, उसमें से मैंने T मोड पे से रख दिया है। तो ऐसा करने के बाद आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे अभी क्लियरली बता रहा है कि अभी इस बैटरी को जो है 0 आवर एंड 47 मिनट लगेंगे। तो टोटल 47 मिनट में, जैसे हमारे मोबाइल में चार्जिंग दिखाता है वैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 47 मिनट में ये पूरी की पूरी बैटरी को चार्ज कर देगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर आप ऐसा इंस्टॉलेशन खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे कामों का नॉलेज है। मगर मैं फिर रीफ्रेज करूँगा अपनी लाइन को, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं इस ऐसे इलेक्ट्रिकल कामों में तो आप ऐसे कामों को खुद करने का ट्राई ना करें। आप किसी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से करवा लें, या फिर जैसा कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में परचेज करते समय जो है
ऑप्शन ऑलरेडी मिलता है कि आपको इंस्टॉलेशन और डेमो को ऑप्शन देते हैं, आप उनसे करवा लें, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी किसी दुकान से खरीद रहे हैं तो उस दुकानदार से पूछ लें कि आप क्या उसके पास कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह है जो इसे रिप्लेस करके आपके घर में लगा जाए। तो उस तरीके से आपकी जो है लाइफ सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।